What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Stellar Family. तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो नए महीने की शुरुआत करते हैं एक नए जोश के साथ में, और जोश इतना हाई होना चाहिए कि पूरे महीने बरकरार रहना चाहिए। अगर पूरे महीने ये जोश बरकरार रहा तो हर एक काम को आप लोग इंजॉयमेंट के साथ में कर पाएंगे, और हर एक काम को जब आप लोग इंजॉयमेंट के साथ में करते हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट लेवल की आप लोगों को देखने को मिलती है। तो लाइफ को अगर इंजॉय करना है तो इस तरीके से चीजों को लेकर चलना है ताकि हमेशा प्रोडक्टिविटी जो है वो नेक्स्ट लेवल पर बनी रहे। बड़ी शानदार बात बोली गई यहाँ पर, जिंदगी में आप लोगों को कई तरीके के लोग देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग एक सही पोजीशन पर हैं तो आप लोगों को सब रेस्पेक्ट करते हुए नजर आएंगे, और अगर आप लोग सही पोजीशन पर नहीं है तो लोग कभी आप लोग की सुनेंगे भी नहीं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि टाइम के साथ में लोग खैरियत नहीं, आप लोग की हैसियत पूछते हैं। जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहता है लोग आप लोग की हैसियत के बारे में बात करते हैं कि आप लोग कितना कमाते हैं, आप लोग किस पोजीशन पर हैं, तो उस तरीके से आप लोगों को नापना तोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो जिंदगी में अगर सही पोजीशन पर आप लोग नहीं पहुंचोगे तो हमेशा आप लोगों का समाज जो है वो दुत्कारता हुआ नजर आएगा। आप लोगों को कभी भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, कोई आप लोगों से बात नहीं करना चाहेगा। एक ऐसी जिंदगी आप लोगों को लगेगी यार पता नहीं हम लोग किसी काम के हैं भी कि नहीं है। पर लेकिन अगर जिंदगी में आप लोग सही पोजीशन पर पहुंच गए तो दुनिया जो है वो आप लोगों के पीछे आप लोगों को हमेशा पड़ी हुई नजर आएगी। किसी न किसी तरीके से आप लोगों के साथ में कॉन्टेक्ट करना स्टार्ट करेगी, किसी न किसी तरीके से आप लोगों की सराहना करती हुई नजर आएगी। हालांकि पीठ पीछे चिढ़ेंगे भी आप लोगों से कि इतना सक्सेस कैसे है, पर लेकिन रियलिटी ये है कि वो हमेशा आप लोगों के साथ में अच्छे रिलेशन भी बनाए रखने की कोशिश करेंगे ताकि उनका काम निकलता रहे। तो इसलिए जिंदगी में कोशिश करो कि कम से कम इतना तो आप लोगों को कर ही लेना चाहिए अपना मुकाम हासिल, ताकि जिंदगी में जहां पर बैठो वहां पर रेस्पेक्ट मिले। कोई ये ना बोले कि इस इंसान से दूर रहना फालतू में टाइम वेस्ट करेगा। तो बोला भी यही गया है कि बल की शिकायत सब सुनते हैं और निर्बल की फरियाद कोई नहीं सुनता है। ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा यहाँ पर बोली गई ये बात है, और ये रियलिटी है। समाज में आप लोगों को कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी। बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे यार, मूवीज में तो कम से कम आप लोगों ने देखे होंगे, और आसपास भी बहुत सारे मिल जाएंगे अगर नजर उठा के देखोगे। तो कोशिश करो यार अपने करियर को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दो। मेरा मानना तो यह है जिंदगी में आप लोग को हमेशा तीन चीजें सबसे ऊपर रखनी चाहिए। सबसे पहले तो अपना करियर, दूसरे नंबर पर अपनी हेल्थ, और तीसरे नंबर पर अपना परिवार। ठीक है, अगर ये तीन चीजें आप लोग बैलेंस बनाकर चलते हैं तो हर जगह आप लोगों को बैलेंस जो है वो जिंदगी में बना रहेगा। अगर इन तीन चीजों में आप लोग गड़बड़ा गए तो फिर जिंदगी में आप लोग हर एक चीज में आप लोग गड़बड़ाते हुए नजर आओगे। आई होप कि आप लोगों के माइंड में ये चीजें थोड़ी क्लैरिटी लेकर आएंगे। बाकी अगर आप लोगों की कोई और राय हो, कोई और सजेशन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। डिस्कशन काफी शानदार रहने वाला है। स्टार्टिंग में दो इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात करूंगा, जीरो डिस्क्रिमिनेशन के डे के बारे में, और उसी के साथ में वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे के बारे में। दोनों की थीम है काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है। इसी के साथ में नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग देखेंगे यहाँ पर, बेसिकली ये एग्रीकल्चर के बारे में बात करेगा। और एक क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को यहाँ पर अटेम्प्ट करना है, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन प्रीलिम्स का, जो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से निकल कर आया। तो आगे भी बन सकता है क्योंकि काफी ज्यादा प्रोटेस्ट जो है वो किसानों के द्वारा किया गया। तो इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन के साथ में मैं टॉपिक जो है वो काफी डिटेल में आप लोगों को कवर करूंगा, ताकि कोई भी माइंड में आप लोगों के थॉट या फिर आप लोगों के डाउट न रहे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है इसको आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी इसी के साथ में टॉपिक एक और काफी इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों का, ये बात करेंगे पीएम किसान के बारे में। क्या है पीएम किसान, क्यों है न्यूज में, बहुत डिटेल में हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा यहाँ पर, ये है बेसिकली मिलान एक्सरसाइज के बारे में, कहां से निकल कर आई, क्या क्या मुद्दा है, और अब की बार ये इतनी इंपॉर्टेंस इसकी क्यों है। तो बहुत सारी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में हम लोग कवर करेंगे। एक होगा यहाँ पर बेसिकली एलआईसी के आईपीओ के बारे में, तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में डिस्कस करेंगे क्या है आईपीओ, कैसे कैसे निकल कर आता है, कई सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलने वाली है। इसी के साथ में टकटकी लगाकर आप लोगों को लेक्चर को देखना है, और आप लोगों के सामने यहाँ पर पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो ओवरव्यू कि क्या क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है। बात की जा रही है सीएसीपी के बारे में, तो ये 1965 में बनाई गई एक एक्सपर्ट बॉडी है। तो यहाँ पर ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस को रिकमेंड करती है। फुल फॉर्म क्या है सीएसीपी की, ये आप लोग को बताना है। दूसरा बात यहाँ पर बोली गई है कि स्टैट्यूटरी पैनल ये किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये मंत्रालय कौन सा है। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब की बार ये टॉपिक, क्योंकि किसान का मुद्दा जो है बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर अब की बार देश के अंदर रहा। तो क्वेश्चन पूछ ले जाए तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एफआरपी क्या है यहाँ पर, इसके बारे में समझेंगे काफी डिटेल में। एक कमेटी हमारे देश में बनाई गई थी जिसके द्वारा इसको रिकमेंड किया गया था, वो कमेटी कौन सी थी ये आप लोगों को बताना है। हमारे देश में शुगर कैन यानी कि गन्ना, शुगर कैन में क्या होता है गन्ना प्रोड्यूस करने वाले कई सारे मेन राज्य हैं। सबसे ज्यादा टॉप पर कौन सा है और तीसरे नंबर पर कौन सा है। एक और बात, अगर यहाँ आप लोग किसी राज्य से आते हैं और आप लोगों का परिवार जो है वो खेती बाड़ी के साथ में जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर बन जाते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा जाके आप लोग चीजों के साथ में कनेक्ट कर सकें। पीएम किसान मोबाइल ऐप जो है ये डिजाइन किया गया बेसिकली नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा, किसके साथ में मिलकर, कौन सी मिनिस्ट्री के साथ में मिलकर, ये आप लोग को बताना है। इसी के साथ में यहाँ पर अभी लेटेस्ट एडिशन जो देखने को मिला है मिलान एक्सरसाइज 2022 का,
ये अभी यहाँ पर शेड्यूल किया गया, अभी 25 फरवरी से स्टार्ट हुआ है और आगे चलने वाला है मार्च के महीने में भी। तो यहाँ पर आप लोगों को ये बताना है कि कहां पर हो रहा है अब की बार, ये पर्टिकुलर लोकेशन आप लोगों को बतानी है। इसकी थीम क्या है ये आप लोगों को कंप्लीट करनी है। LIC के बारे में बात करें तो ये कब सेटअप की गई थी, जो कि रिसेंटली अभी न्यूज में है। तो ये तमाम टॉपिक जो है काफी डिटेल में मैं कवर करने वाला हूं, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप लोगों को सुनकर जो है बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। और कोशिश करा करो यार, हर दिन कुछ ना कुछ अपने लाइफ में नई चीज ऐड करने की कोशिश किया करो, ताकि चीजें आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सको, ठीक है। ये यहाँ पर मार्च है, ठीक है, फरवरी लगा हुआ है अभी मार्च चेंज हो गया है, हम लोग मार्च में एंट्री कर रहे हैं, ओके। तो ये एक तरीके से ट्रांजिशन फेज है, क्योंकि अभी ये वीडियो आ रही है तो अभी रात को आ गई है, तो मार्च में आप लोगों को बेसिकली कल तक चलेगी, तो इसलिए यहाँ पर फरवरी है और आगे आगे चलते चलते मार्च आ जाएगा, ठीक है चेंज करना भूल गया था, उसके लिए सॉरी यार, ओके। आइए बात करते हैं इंपोर्टेंट डे के बारे में। डे किसके बारे में बात करें, डे बात करें कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, किसी के साथ में भेदभाव करना। आज के डेट में कई तरीके से भेदभाव हो जाता है, किसी के धर्म के नाम पर, किसी के कास्ट के नाम पर, किसी के रंग के नाम पर, किसी के आप लोग सेक्स के नाम पर, कि मेल है कि फीमेल है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर आप लोग बात करेंगे तो ये 1 मार्च को डे सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके कि इन सब मुद्दों के नाम पर, इवन कोई मोटा हो गया, कोई पतला हो गया, तो आप लोगों ने देखा होगा उसके नाम पर भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। किसी की हाइट कम रह गई कि ये तो नाटा है, ये तो बोना है, इस तरीके से बोलकर उसको चिढ़ाया जाता है। इसी के साथ में आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा लड़का और लड़की कास्ट के बारे में भी कई बार बोला जाता है, तो उस कास्ट का इंसान है, तो ये सारी चीजें गलत हैं। इवन हमारे संविधान के अंदर भी यहाँ पर बात करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा एक मूवी का नाम, जो कि आर्टिकल 15 आयुष्मान खुराना की मूवी थी, देखी थी वो, तो वहां पर कई सारी बातें बताई गई हैं आज के डेट में, अगर आप लोग देखोगे। और इवन संविधान भी बोलता है कि रेस के नाम पर, रिलीजन के नाम पर आप लोग किसी पर्टिकुलर इस तरीके से रीजन के नाम पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, वो सारी बात आप लोगों को पता है। तो इसी के चलते ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अब की बार की जो थीम यहाँ पर रखी गई है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को डायरेक्ट आंसर राइटिंग में भी आप लोग यूज कर सकते हैं। बात की जा रही है रिमूव लॉज दैट हार्म, ठीक है, जो कि हार्म करते हैं उनको आप लोग रिमूव करना है, जो भी कानून ऐसे हैं। क्रिएट लॉज दैट इंपावर, ऐसे कानून बनाना है जो कि लोगों को इंपावर करें। कई बार ना कई सारे ऐसे कानून देखने को मिल जाते हैं जो कि लोगों को परेशान कर देते हैं, खासकर इस तरीके के कानून जो है उनको हटाना चाहिए, और जो एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाए उसको आप लोगों को लेकर चलना चाहिए। तो यही फोकस यहाँ पर दिया गया है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे के बारे में। एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, और क्वेश्चन भी कई बार स्टेटमेंट देकर आप लोगों से पूछा जा सकता है, कि हम लोग 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर टारगेट कितने, जो सस्टेनेबल गोल जिनमें डिवाइड हो रखे हैं, तो टोटल मिलाकर 169 टारगेट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इसमें जब आप लोग जाएंगे तो यहां पर आप लोग देखते हैं जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करता है, जो कि यहां पर गोल नंबर 5 है, तो इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग यहां पर देखते हैं। और इसी के साथ में यहां पर बात करेंगे रिड्यूस करते हैं इनइक्वलिटीज को, ठीक है। यहां तक तो जेंडर में इक्वलिटी होनी चाहिए, मेल फीमेल में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और कोई सोसाइटी में भी अगर कोई इनइक्वलिटी है, भेदभाव है, तो वो भी आप लोगों को यहां पर साथ में लेकर चलना है। तो याद रख लीजिएगा 5 से 2 की मल्टीप्लाई करो 10, तो 5वें और 10वें जो टारगेट है वो आज कम से कम आप लोग याद कर लेना। डेली अगर एक टारगेट या फिर 2 टारगेट भी याद करोगे ना, तो आप लोग के आराम से यहाँ पर ये 10-12 दिन के अंदर सारे टारगेट याद हो जाएंगे। तो इस तरीके से कोशिश किया करो। अगर फिर भी याद नहीं हो रहे तो काफी डिटेल में इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बाय वीर, जाकर आप लोग सर्च कर लेना, सारे कंफ्यूजन जो है वो आप लोग के दूर हो जाएंगे। एक बार उसको आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं, आई होप कि आप लोग कनेक्ट कर पाओगे। थीम भी आप लोगों के सामने होगी, अब आप लोगों को क्लैरिटी इसके बारे में रखनी है, ठीक है। ये था इंपॉर्टेंट डे। एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे के ऊपर चलते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट डे है यहाँ पर बात करता है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे के बारे में। तो सिविल डिफेंस बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से अवेयरनेस फैलाने का डे है, और यहाँ पर ये जो डे आप लोगों को देखने को मिलेगा 1 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। एक तरीके से जो सिविल प्रोटेक्शन होती है उसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। देखिए कई बार क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा सिविल डिफेंस या फिर सिविल प्रोटेक्शन, जैसे अभी अरविंद केजरीवाल साहब के द्वारा अपने सिविल डिफेंस वॉलंटियर उतार रखे हैं मार्केट के अंदर में। क्यों? क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है उनके अंदर में आती नहीं है, वो किसके अंडर में आती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। लॉ एंड ऑर्डर वाला मुद्दा है, तो इसके चलते क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, तो सिविल डिफेंस वॉलंटियर जो होते हैं वो वहां पर चीजों को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो इसी तरीके से सिविल डिफेंस या फिर सिविल प्रोटेक्शन जो है वो एक तरीका एफर्ट है, एक तरीका प्रयास है, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके सिटीजन को। किससे? एक तो मिलिट्री से और एक नेचुरल डिजास्टर से, ठीक है। तो कल को चलकर कोई यहाँ पर कोई ऐसा अटैक हो रहा है कोई कहीं से, तो यहाँ पर लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके, कम से कम अवेयर तो रहे कि हाँ ऐसा कुछ होना है तो ऐसे करना है। जैसे अभी यूक्रेन के अंदर आप लोग देखते हैं क्या मुद्दा चल रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर सोसाइटी में सिविल डिफेंस जो वॉलंटियर रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, वो इस तरीके के मुद्दों में काफी लार्ज स्केल पर अपना रोल प्ले करते हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर जो थीम रखी गई है वो बात की जा रही है यूनाइटिंग द वर्ल्ड लीडिंग इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट
फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से जो यूनाइट करना है वर्ल्ड के जो भी लीडिंग जो एक तरीके से स्पेशलिस्ट है फील्ड में या फिर जो भी इंडस्ट्री है यहाँ पर, ताकि सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर फोकस दिया जा सके लोगों की, ठीक है, और आने वाली जनरेशन की, तो उसके ऊपर फोकस देकर यहाँ पर ये चल रहे हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर इस तरीके से डे हो जाता है। और अगर कुछ आप लोगों को लिखने के लिए भी आता है तो यहाँ पर इस तरीके के पॉइंट आप लोग यूज कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन में आप लोग तो प्रॉपर इस डे का यूज कर सकते हैं आराम से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार बन जाता है और आप लोगों ने देखा होगा प्रीलिम्स में भी कई बार अब तो डे के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोग के माइंड में नहीं होना चाहिए इसको लेकर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, जीएस पेपर 3 के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं और काफी डिटेल में कवर किया गया था यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा ये आर्टिकल, और पीआईबी के द्वारा भी इसको अच्छे से डिटेल में कवर किया गया। ये जो पर्टिकुलर यहाँ पर टॉपिक है ये बात करेगा बेसिकली किसके बारे में, हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि यहाँ पर डिसाइड करती है कि किस तरीके से हम लोग को आज की डेट में बेसिकली मिनिमम सपोर्ट प्राइस वगैरह देने हैं और इसी के साथ में फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस वगैरह देने हैं। आखिर दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को काफी डिटेल में यहाँ पर बताता हुआ चलूंगा। पर आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है जो कि आप लोग यहाँ पर अटेम्प्ट करना है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से अटेम्प्ट करोगे तो एक पूरा टॉपिक आप लोगों का कवर हो जाएगा। बात की जा रही है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। तो यहाँ पर बोला गया कि कॉस्ट एंड प्राइस जो है यहाँ पर बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन एक्ट 1962 के तहत बनाई गई है, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया यहाँ पर, यार ये गलत, दूसरा बोला गया यहाँ पर करंटली बात करें तो एमएसपी जो है यहाँ पर ये बेसिकली एक तरीके से कोई भी अगर एक लीगल बैकिंग होती है तो बोला गया कि एक तरीके से यहाँ पर एनी लीगल बैकिंग एक्सेप्ट फॉर द शुगर कैन सम एक्सटेंट, यानी कि एमएसपी में किसी भी प्रोडक्ट को लीगल बैकिंग नहीं मिली है। लीगल बैकिंग मतलब स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं है, जिसके लिए अभी हमारी कंट्री में किसान जो थे वो प्रोटेस्ट तो कर रहे थे कि कानून बनाओ एमएसपी को इंप्लीमेंट करने का। तो ओनली ये बोला गया कि फेयर एंड जो रेम्यूनरेटरी प्राइस है उसके लिए बेसिकली लीगल बैकिंग है एमएसपी में और किसी के लिए लीगल बैकिंग नहीं है। तो यहाँ पर तो ये बोला गया करंटली एमएसपी जो है वो यहाँ पर कोई भी लीगल बैकिंग नहीं है इसके अंदर में एक्सेप्ट द शुगर कैन के लिए। तो ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। बात की जा रही है बिफोर सबमिटिंग द बेसिकली ए प्राइस पॉलिसी रिपोर्ट, ये यहाँ पर अगर CACP है यहाँ पर वो एनालाइज करती है कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई कैसी है और इसी के साथ में एमएसपी का क्या इंपैक्ट पड़ सकता है यहाँ पर किसके ऊपर, जो कि कंज्यूमर के ऊपर। तो इसको भी यहाँ पर ये चेक करता है क्या यहाँ पर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। तो काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप लोगों को इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा तो आप लोग समझ पाएंगे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आंसर क्या है यहाँ पर, ए में बोला गया ओनली 1, बी बोला गया 1 and 3, सी में बोला गया 1 2 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोगों को यहाँ पर इसके हिसाब से आंसर बताना है कि क्या होगा क्वेश्चन के हिसाब से। आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, तब तक मैं टॉपिक पूरा कवर करता हूं और फिर टॉपिक कवर करने के बाद में इसका मैं आंसर आप लोगों को बताऊंगा। तब तक आप लोग ट्राई करो, आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ओके, अभी मुद्दा क्या है, मुद्दा यहाँ पर यह कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा अभी यहाँ पर कुछ ऐसे एक तरीके से गाइडलाइन इशू किए गए हैं जिसमें यह बोला गया है कि जो किसानों को यहाँ पर जो मिल के द्वारा पैसा पे करना होता है, जिसको यहाँ पर बेसिक फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस बोलते हैं, वो अब यहाँ पर 2 तरीके से पे किया जाएगा, यानी कि एक बार में पे नहीं करना है यहाँ पर। वो एक इस तरीके से बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि भुगतान जो मूल्य का किया जाएगा यहाँ पर 2 चरण में किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया। पहले क्या था, जैसे यहाँ पर किसान जो है वो अपना गन्ना डाल देते थे तो 15 से 20 दिन के अंदर अंदर, हालांकि 15 दिन आप लोग बोल सकते हैं, उनका पैसा जो था वो उनके अकाउंट में पहुंचाने के प्रोविजन हुआ करते थे। पर लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब यहाँ पर स्टार्टिंग का जो एक इंस्टॉलमेंट है वो तो स्टार्टिंग में दे देंगे 15 से 20 दिन के अंदर में, और बाकी का जो होगा वो पूरा कंप्लीट प्रोसीजर करने पर देंगे जब यहाँ पर जो क्लोजर की बात आएगी एंड ऑफ द सेशन। तो इससे क्या होगा, ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि बहुत सारे ऐसे मील वाले हैं जिनको यहाँ पर कोविड-19 के चलते काफी सारी प्रॉब्लम देखने को मिली और यहाँ पर एक तरीके से प्रॉपर चीजें ढंग से नहीं चल पाई, तो उनको रियायत देने के लिए यहाँ पर ये स्टेप उठाया गया। पर लेकिन इसकी वजह से जो किसान है, किसानों ने इसको अपोज किया, क्यों, क्योंकि उनको पहले पैसा जल्दी मिल जाता था, अब उनको पैसा जो है वो थोड़ा और लेट में मिलेगा। तो इसको चैलेंज करने के लिए बोला जा रहा है कि कोर्ट में भी जाएंगे, अगर ऐसी चीजें यहाँ पर चलेगी तो इसको हर एक तरीके से एक साइड में करने की कोशिश करेंगे, किसानों का ये मानना है। तो ये मुद्दा तो है बेसिकली जो मैंने आप लोगों को बताया। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं कि बेसिकली यहाँ पर ये काम कैसे करता है, क्योंकि बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की आप लोगों को अगर नॉलेज रहेगी तो आप लोग क्वेश्चन को काफी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, हमारी कंट्री में अगर आज के डेट में आप लोग बात करते हैं तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस जो है ये 1965 में बनाई गई एक बॉडी है जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को रिकमेंड करती है। देखिए, 2 चीजें हैं जिनमें आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना है। एक तो बोलते हैं हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, जिसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमारी कंट्री में 23 फसल के लिए दिया जाता है, और दूसरे को बोलते हैं फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस।
फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है वो ओनली शुगर कैन यानी कि गन्ने के लिए दिया जाता है, यानी कि दोनों के लिए जो डिसाइड करने का प्रोसीजर है वो अलग अलग है, ये आप लोग याद रखिएगा। जो एमएसपी की हम लोग बात करते हैं, जिसको आप लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं, यानी कि मिनिमम कम से कम इतना मूल्य तो किसानों को मिलना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए कोई कानून नहीं है हमारे देश में, कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं है, इसीलिए यहां पर किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे कि कानून बनाओ कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को मिलेगा ही मिलेगा, और इन फसल के लिए कानून बनाना है ताकि ये आप लोगों को प्राइस मिले ही मिले। पर लेकिन गवर्नमेंट के भी हाथ बंधे रहते हैं, क्योंकि हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर काम करते हैं, मेंबर हैं, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सब्सिडरी के अंदर जब आप लोग जाकर चेक करोगे तो यहां पर एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर चीजों का उल्लंघन भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग को बैलेंस बनाकर चलना है इंटरनेशनल ट्रेड के साथ में भी, और इंटरनल जो हमारी कंट्री में जो चीजें हैं उनको भी साथ में लेकर चलना है। तो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है उसके लिए कानूनी प्रोविजन है गन्ने के फील्ड में, उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। पहले यहां पर समझते हैं। अभी मैंने बताया आप लोगों को जो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर एंड वेलफेयर है वो बेसिकली यहां पर इस चीज को इंप्लीमेंट करती है, और ये 1965 में यहां पर बनाया गया। ये जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है ये एक एडवाइजरी बॉडी है, मतलब कि इसका काम है सलाह देना और सलाह देके कल्टी मार जा, यानी कि अब तेरा कोई काम नहीं है, अब हमको ये इंप्लीमेंट करना है, ये इंप्लीमेंट नहीं करना है, ये हम लोग डिसाइड करेंगे, ये गवर्नमेंट बोलती है इसको, यानी कि तुम्हारा काम था यहां तक, तुम्हारा काम खत्म, अब टाटा बाय बाय सी यू, और इसके बाद में हम लोग अपना काम खुद से करेंगे। तो ये क्या होता है, यहां पर ये पूरा प्रोसीजर चलता है, और 23 ऐसी फसल है यहाँ पर, ये सारी फसल है 23, जिसमें दालें भी हो गया, ओल सीड वगैरह, कमर्शियल क्रॉप, शुगर कैन वगैरह, तो ये सारी 23 फसल आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखते हैं 7 और 5 12, ठीक है, इसी के साथ में देखिए सारी चीजें ना आप लोगों को रटनी नहीं है, एक मोटे मोटे तौर पर मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग इनको रटे ना, आप लोग थोड़ा समझ सके। ठीक है, तो 7 और 5 12 और 7 19 इसी के साथ में, और 4 23, ये तो होगी बेसिकली एमएसपी के लिए, और एक होगी गन्ना, जिसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, तो ये अलग है, अगर गन्ने को भी साथ में जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो अभी जो यहाँ पर प्राइस दिया जा रहा है वो तो मैंने एमएसपी के बारे में आप लोगों को बता दिया, पर लेकिन पूरा जो हमारे वाला आर्टिकल है वो एमएसपी के ऊपर नहीं है, वो किसके ऊपर है, वो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, जो कि काफी डिटेल में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस क्या होता है, पहले आप लोग इसको समझिए। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है वो पहली बार रिकमेंड किया गया था यहाँ पर, किसके द्वारा, रंगराजन कमेटी के द्वारा। और जब यहाँ पर किस तरीके से हम लोग अपनी कंट्री में जो शुगर कैन यानी कि गन्ने वाली जो इंडस्ट्री है उसको रीऑर्गेनाइज करेंगे, उसके चलते यहाँ पर ये डिसाइड किया गया था कि यार हाँ ऐसा कुछ यहाँ पर होना चाहिए कम से कम गन्ने के लिए, और काफी इंपॉर्टेंट है गन्ना, तो उसको साथ में लेकर चलना है। तो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है ये यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बस सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर देती है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी काफी बड़ा रोल आप लोगों को देखने को मिलेगा। इवन जब मैंने अभी बताया था कि आप लोगों को कि मैं घर गया होता, तो मैंने जैसे पापा है मेरे, तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा गन्ने का प्राइस क्या चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसे जैसे इलेक्शन आता है तो गन्ने का प्राइस कई बार बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे कहीं पर अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा किसी भी कंट्री के अंदर में, जैसे कंट्री किसी भी राज्य के अंदर में क्या रहता है, जैसे मान लीजिए इलेक्शन आने वाले हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या करेंगे, उसका प्राइस बढ़ा देते हैं। नॉर्मली काफी लंबे समय से प्राइस जो है सही चलता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से पंजाब में अभी इलेक्शन, ठीक है, इसी के साथ में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, तो यहाँ पे अगर आप लोग जाकर चेक करोगे तो गन्ने का प्राइस अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, पर लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो बढ़ा दिया यहाँ पर गन्ने का प्राइस। क्या आप लोगों को लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने भी गन्ने का प्राइस बढ़ा दिया है, या गन्ने का प्राइस स्टेट गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करते हैं, तो वो पूरा प्रोसीजर आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर एक किसान परिवार से आप लोग आते हैं, होता क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट पहले डिसाइड कर देती है कि एक पर्टिकुलर फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस ये है, कहां से निकल कर आता है, यहाँ पर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस जो होता है वो यहाँ पर बेसिकली रिकमेंड करता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर को, जो कि प्राइम मिनिस्टर जी की अध्यक्षता में रहती है। ये अपना काम करके इसको बता देता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो है वो डिसाइड करती है कि इसको कैसे लेकर चलना है। मान लीजिए इन्होंने बोल दिया कि पूरे देश के अंदर में 250 रुपए पर क्विंटल पूरे देश के अंदर में प्राइस रहना है। अब इन्होंने तो बता दिया कि हम लोग 250 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि इतना यहाँ पर रहना है, यानी कि मिनिमम इतना प्राइस तो आप लोग को हर क्विंटल के हिसाब से किसानों को देना ही देना है। अब यहां पर ये बातें चलेगी स्टेट के हाथ में, क्योंकि आप लोगों को पता होगा अगर संविधान के अंदर आप लोग जाओगे तो यहां पर 7वें शेड्यूल के अंदर ये बेसिकली एग्रीकल्चर को रखा गया है, किसकी लिस्ट के अंदर में, स्टेट लिस्ट के अंदर में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसको अभी रिसेंटली बात भी बोली गई है कि यहाँ पर इसको किसके अंदर लेकर आना चाहिए, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर लेकर आना चाहिए, ताकि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो दोनों कानून बना सके। क्योंकि संविधान में जो 7वां शेड्यूल है ना वो इन्हीं सब मुद्दों के बारे में बात करता है कि कौन सा टॉपिक जो है वो किसके हिस्से में आना चाहिए, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी, या फिर दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। तो अभी जो है एग्रीकल्चर का मुद्दा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसमें अगर आप लोग मोटे मोटे तौर पर चीजों को जानना चाहेंगे तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस इतना रहेगा, उसके ऊपर अब मान लीजिए 250 डिसाइड कर लिया उन्होंने, अब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से ऐड करेंगे इसमें। मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने 100 रुपए ऐड कर दिए, उत्तर प्रदेश ने 150 रुपए ऐड कर दिए, पंजाब ने, ठीक है, 200 रुपए ऐड कर दिए मान लीजिए हरियाणा ने, तो ये अपने अपने हिसाब से फिर यहाँ पर प्राइस ऐड करते रहते हैं, पर लेकिन 250 तो देना ही देना है।
तो इसके चलते अलग अलग राज्य के अंदर में आप लोगों को इनका प्राइस जो है वो अलग अलग नजर आएगा। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोग ऑयल का प्राइस देखते हैं ना, आज के डेट में पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, किसी राज्य में कुछ है, किसी राज्य में कुछ है, तो वो अपने अपने हिसाब से टैक्स लगाते हैं, उसके हिसाब से काम चलता रहता है। तो इसके चलते यहाँ पर आप लोगों को हमेशा एक बात देखने को मिलेगी, जो यहाँ पर स्टेट के द्वारा डिसाइड किया गया, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको स्टेट एडवाइस प्राइस बोलते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो फेयर एंड रेम्युनरेटरी प्राइस हो गया, जब स्टेट के बारे में बात करें तो स्टेट एडवाइस प्राइस हो गया। तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो अनाउंस किया था वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा ही होगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर रखकर ये बेसिकली आगे पैसा देने वाले हैं। तो याद रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट का प्राइस कम नहीं, हमेशा ज्यादा होगा। ये कंफ्यूजन होना, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है 7वें शेड्यूल के अंदर किसके अंदर आता है? ये स्टेट के अंदर में आता है। ठीक है, तो इसी के बारे में आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। अब कुछ और बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूं, जो कि आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। जैसे यहाँ पर अगर बात करें, अभी मैंने आप लोगों को बताया कैसे कैसे पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये सारी बातें बता दी। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कमीशन का? कमीशन जो है वो स्टेब्लिश कहता है रिकमेंडेशन देने के लिए कि हाँ इस तरीके से करना है, और जब ये रिकमेंडेशन देता है तो ये एनालाइज करता है कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई कैसी है, कि मार्केट में जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई चल रही है, फिर दोनों में कुछ ऊंच नीच चल रही है। और अगर यहाँ पर एमएसपी आप लोग यहाँ पर कुछ लेकर आ रहे हो तो उसका कंज्यूमर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि बस मनमानी चल रही है, कंज्यूमर को उसका बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है, तो वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये बेसिक आप लोगों को यहाँ पर समझना पड़ेगा, जो कि आप लोगों को क्वेश्चन की फॉर्म में अभी मैंने पूछा भी था यहाँ पर कि क्या ये काम करता है। तो यहाँ पर बेसिकली वो इसको डिसाइड करता है, ठीक है, एनालाइज करता है। एक जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो टॉपिक का पॉइंट है, वो यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ना, इसमें अगर आप लोग बात करें कोई भी स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं है, यानी कि गन्ने को छोड़कर किसी को भी यहाँ पर गवर्नमेंट के कानून के द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड नहीं मिलता है। अब गन्ने को कहां से मिलता है? गन्ने को मिलता है शुगर कैन कंट्रोल ऑर्डर है 1966 का, जो कि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के हिसाब से बनाया जाता है। इसमें यहाँ पर किसानों को एक फिक्स प्राइस यहाँ पर प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है, जो कि अक्टूबर से लेकर सितंबर तक यहाँ पर आप लोगों को टारगेट देखने को मिलता है। ठीक है, ड्यूरिंग द एवरी ईयर यहाँ पर ये स्टार्ट होता है, जिसके बेस पर यहाँ पर काम चलता है पूरा। तो फेयर एंड रेम्युनरेटरी प्राइस जो होता है वो रंगराजन कमेटी, जो मैंने भी आप लोगों को बताया था कि शुगर कैन इंडस्ट्री को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, उसके द्वारा ये बातें बताई गई थी। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें होगी। बाकी यहाँ पर जो एक कमेटी है, जो यहाँ पर इस कमेटी के बारे में, कमीशन के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन बन जाए, तो इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे यहां पर अगर बात करें तो करंटली इसके अंदर टोटल 5 मेंबर होते हैं। एक तो चेयरपर्सन होता है, इसी के साथ में मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, 1 ऑफिशियल मेंबर देखने को मिलेगा और 2 नॉन ऑफिशियल मेंबर देखने को मिलेंगे। ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं फार्मिंग कम्युनिटी से, ताकि चीजों को प्रॉपर समझा जा सके, ऐसा नहीं कि अपनी मनमानी यहां पर चला रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा प्रोसीजर आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आता है, जिसके बेस पर यहां पर ये चीजें प्रोवाइड कराते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर, अगर आप लोग यहां पर बेसिकली चीजों को देखेंगे, ठीक है, तो यहां पर 3 तरीके से हमारे देश में जो खेती वो की जाती है, जैसे रबी क्रॉप हो गई, खरीफ हो गई, जायद हो गई। ठीक है, तो यहां पर अगर आप लोग बात करेंगे गन्ना कहां पर आता है, तो उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि शुगर कैन आप लोग कहां पर देखने को मिलेगा। तो इसको आप लोग कैसे देख सकते हैं, उसको आप लोग ऐसे देखिए कि बोया किस टाइम जाता है और काटा किस टाइम जाता है। तो उसके बेस पर आप लोग यहां पर, ये आप लोग का टारगेट है। अगर बात करें जैसे आप लोग के एरिया में गन्ना होता है, ठीक है, तो गन्ने की जो बेसिकली कटाई कब होती है, अगर आप लोग देखें इसके बेस पर, ठीक है, अगर आप लोग किसान वाले एरिया से आते हैं तो देखता हूं यहां पर कॉमन सेंस लगाकर आप लोग क्या आंसर दोगे इसका। मतलब गन्ना जो होता है वो किस कैटेगरी में आता है, रबी, खरीफ या जायद, या किस कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन है, पर लेकिन आप लोग जाकर देखोगे तो आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है। बाकी अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। आप लोग चलिए ट्राई कीजिए, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। फिर देखता हूँ यहाँ पर आप लोगों ने कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। आंसर देने के बाद में, उसके बाद में आप लोगों को आंसर देखना है। आंसर क्या है? ओनली 1 जो है वो आप लोग यहाँ पर इसका देखने को मिलेगा आंसर। आप लोग बोलोगे नहीं ओनली 1 तो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए ओनली 1? क्योंकि यहाँ पर ये भी सही है, अभी आपने बताया ये भी सही है, पर लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया? इनकरेक्ट पूछा गया है। ये होता है ट्रिक, ये होता है गेम। तो जब भी आप लोग इस गेम में फंस जाएंगे तभी यहाँ पर आप लोग का जो है वो एग्जाम के अंदर राम नाम सत्य होता नजर आएगा। इसलिए बोलते हैं कि बड़े ही ध्यान से क्वेश्चन को आप लोग को पढ़ना है। अगर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो एग्जाम में कभी भी अनकंफर्टेबल आप लोग फील नहीं करोगे। था ना पूरा टॉपिक शानदार तरीके से? तो क्वेश्चन के साथ में मैंने डिस्कस कर दिया पूरा कि प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन आप लोग का बन सकता है, और टॉपिक कई सारे यहाँ पर इसमें मैंने आप लोग ये बता दिए कि यहाँ पर क्या मुद्दा है, बेसिकली कहां से निकल कर चल रहा है, शुगर कैन के बारे में और दूसरे प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी कमेटी है, और गन्ने के कुछ प्रोडक्ट भी अगर आप लोग को जानने हैं, जैसे यहाँ पर सीरा वगैरह हो गया, शक्कर हो गया, चीनी हो गया, गुड़ हो गया, या फिर यहाँ पर इसको खांड भी बोला जाता है जैसे लोकल भाषा में, ठीक है, तो ब्राउन शुगर बोलते हैं ना कई बार आप लोग। तो ये सारे बेसिकली प्रोडक्ट निकल कर आते हैं। जैसे क्रूड ऑयल है ना, कच्चे तेल से आप लोग क्या निकालते हैं? आप लोग निकालते हैं बेसिकली पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ग्लिसरीन। तो ऐसे यहाँ पर ये प्रोडक्ट होता है। और काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एल्कोहल इंडस्ट्री में भी काफी ज्यादा यूज किया जाता है, तो उसके लिए भी शुगर कैन जो है उसको काफी अच्छा सपोर्ट देने की बात की जाती है। खासकर किसानों की इनकम को डबल करने का भी फोकस यहाँ से किया जाता है। तो ये पूरा एक शानदार टॉपिक जो कि हम लोगों ने कवर किया सारी डायमेंशन के साथ में, और क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने हो गया और आंसर इसका ए हो गया, ठीक है। तो
आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होगी। अगर क्लैरिटी आई है तो आप लोग इसको थम्स अप देकर बता सकते हैं कि हाँ सही लग रहा है। अगर आप लोगों को सही नहीं लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि डाउट कहां पर है, ताकि उसको दूर किया जा सके। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें थी, बिल्कुल माइंड में क्लियर करके चलिए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर एक किसान के परिवार से आते हैं तो वही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए हो जाएगा। ऐसे टॉपिक जो है आप लोग इकट्ठा करके रख लिया कीजिए जब भी यहाँ पर किसान के बारे में बात होती है, अगर इस फैमिली से निकलकर आप लोग आते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से पीआईबी के अंदर यहाँ पर कवर किया गया पीएम किसान सम्मान निधि योजना। तो पीएम किसान यानी कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किसानों की हेल्प करने के लिए, उनका सम्मान बनाए रखने के लिए एक निधि यानी कि धनराशि दी गई और उसके लिए योजना बनाई गई और उसकी अभी 3rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है। 24 फरवरी को उसकी 3री सालगिरह बनाएगी यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जब स्टार्ट किया गया था 2019 में स्टार्ट किया गया था और रीजन क्या था, उस टाइम पर हमारे देश में इलेक्शन थे, तो इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए किसानों के अकाउंट में 6,000 रुपए ट्रांसफर करने की बात की गई थी, 2-2 हजार रुपए के हिसाब से। तो उसकी वजह से यहाँ पर बेसिकली कई बार कई सारी बातें बोली गई कि हाँ वोट के लिए बेसिकली सब कुछ किया जा रहा है, वो सारे मुद्दे अपनी जगह थे, पर लेकिन मेन मुद्दा यह था किसानों के जो बेसिकली अकाउंट में थोड़ा पैसे पहुंच जाएगा। और किन किसानों के अकाउंट में? जिनके पास में 2 हेक्टेयर जमीन, पहले स्टार्टिंग में 2 हेक्टेयर जमीन के बारे में बात की गई, फिर आगे बढ़ाकर हालांकि ये सबके लिए यहां पर एक्सटेंड कर दिया गया था कि ऑल द लैंड होल्डिंग जो भी है उनके यहां पर एक्सटेंड कर दिया गया। छोटा सा मैं आप लोगों को यहां पर पहले एक बेसिक बताना चाहूंगा जो कि आप लोगों को कंफ्यूजन न डाले और आप लोग माइंड में क्लैरिटी रख के चले। हमारे देश में किसानों को अलग अलग पैटर्न में डिवाइड किया जाता है। मार्जिनल किसान किसको बोला जाता है? मार्जिनल लैंड होल्डिंग या मार्जिनल किसान, जिनके पास में 1 हेक्टेयर या फिर उससे कम आप लोग को जमीन देखने को मिलती है। स्मॉल होल्डिंग किसको बोलते हैं? यहाँ पर ये स्मॉल किसान जिसके पास में 1 से लेकर 2 हेक्टेयर की जमीन होती है। तो यहां तक के लिए यहाँ पर पहले पीएम किसान यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। ठीक है, फिर आता है सेमी मीडियम होल्डिंग जिसका साइज है 2 से लेकर 4 हेक्टेयर, फिर आता है मीडियम होल्डिंग जिसका साइज है 4 से लेकर 10 हेक्टेयर, फिर आता है लार्ज होल्डिंग जिसका साइज है अबव 10 हेक्टेयर। तो ये टोटल यहाँ पर इस तरीके से हमारे देश में किसानों को डिवाइड किया जाता है एक जमीन के बेस पर। तो ये जो पीएम किसान जो स्कीम है यहाँ पर, ये आज की डेट में जो बोला गया इसके तहत यहाँ पर 1.82 लाख करोड़ जो रुपए हैं वेरियस इंस्टॉलमेंट में यहाँ पर रिलीज किए जा चुके हैं। और इवन कोविड-19 के टाइम पर भी यहाँ पर बहुत सारे किसानों को फायदा हुआ, जिसके तहत यहाँ पर कई सारे किसानों को सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी पीएम इस पर्टिकुलर किसान स्कीम के तहत। ठीक है, तो अब जो बेसिक मैं बातें आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो सुनिएगा, जिसके ऊपर आप लोगों के क्वेश्चन भी कई बार बन जाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम है, यहाँ पर ये कैसी स्कीम है? ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। 2 तरीके की स्कीम होती है, एक को बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम और एक को बोलते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो स्कीम होती है जहां पर सारा पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से निकल कर आता है, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम यार वो वाली स्कीम होती है जहां पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मिलजुल कर काम करती है। तो पहला मुद्दा तो आप लोगों को ये याद रखना है, 100% जो फंडिंग है जो फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ये ऑपरेशन जो की गई थी यहाँ पर, ये एक तरीके से दिसंबर के महीने में स्टार्ट किया गया था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 19 में यहां पर इलेक्शन थे, फिर आगे चलकर तो इसके चलते 6,000 रुपए देने की बात की गई थी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि डायरेक्ट अकाउंट में पहुंचेंगे। अब अकाउंट में तो पहुंचेंगे, पर लेकिन किसको पहुंचेंगे? जिसका परिवार है, एक परिवार में एक हस्बैंड है, वाइफ है और उसके माइनर चिल्ड्रन है, यानी कि जिनकी उम्र जो है वो 18 साल से नीचे आप लोगों को देखने को मिल जाती है। इसी के साथ में यहाँ पर जो इनकम है, स्टार्टिंग में बात की गई थी यहाँ पर स्मॉल और मार्जिनल के लिए, हालांकि बाद में इसको और बढ़ा दिया गया और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट भी लगाई गई ताकि चीजों को अच्छे से चेक किया जा सके। तो यानी कि मुद्दा यहाँ पर यह था कि प्रॉपर वे में चीजों को लेकर चलना है और इसके पीछे यहाँ पर ये स्कीम प्रोवाइड कराएगी। अब आप लोगों के माइंड में कुछ और बातें यहाँ पर आनी चाहिए, वो कुछ और बातें क्या हैं जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, वो इसलिए बताने वाला हूं क्योंकि कोई भी स्कीम अगर लॉन्च की जाती है ना, तो स्कीम के पीछे कुछ ना कुछ मुद्दा होता है। तो ये जो स्कीम लॉन्च की जा रही है, आखिर इस स्कीम के पीछे क्या मुद्दा है, अगर वो आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे तो आप लोग चीजों को जान पाएंगे कि अच्छा ऐसा मुद्दा था इसलिए स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई। ठीक है, तो वो मुद्दा मैं अब आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। अगर स्कीम लॉन्च की जा रही है तो उसका मुद्दा आप लोग जरूर याद रखिएगा, और एक मिनिस्ट्री भी आप लोग याद रखते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर एंड वेलफेयर के द्वारा यहाँ पर ये स्कीम जो है वो इंप्लीमेंट की जा रही है। और मिनिस्टर कौन है आज के डेट में? काफी ज्यादा न्यूज में थे यहाँ पर, कई तरीके से उनका नाम आप लोग बता सकते हैं। जब किसान प्रोटेस्ट करे थे डेली न्यूज में वो आते थे। ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं थोड़ा सा अभी स्कीम का। ऑब्जेक्टिव यानी कि किस पर्पज के लिए यहाँ पर ये स्कीम लाई गई थी। सबसे पहला तो मुद्दा यहाँ पर ये था कि जो क्रॉप है उनकी हेल्थ को मेंटेन रखा जा सके ताकि उनकी पैदावार बढ़ सके, क्योंकि किसानों के हाथ में पैसा आएगा तो थोड़ा सा चीजों को वो इंप्लीमेंट करेगा और अपनी जिंदगी में प्रोडक्टिविटी लेकर आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये थी, कल को चलकर किसान जो है वो किसी साहूकार से जाकर लोन ले ले और फिर पता चला उसके नीचे दबकर मर गया। क्यों? क्योंकि वो चक्रवृद्धि ब्याज लगाते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा कितना खतरनाक होता है, कितनी जल्दी यहाँ पर बढ़ता है। तो वो चीजें हैं। तीसरा यहाँ पर बोला गया कि इंश्योर किया जाए ताकि वो अपनी फार्मिंग एक्टिविटी को कंटिन्यू रख सके, क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा तो बीच में ही उनकी सारी चीजें रुक जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पर ये स्कीम को बोला गया कि काफी ज्यादा फायदा किसानों को पहुंचाएगी।
पर लेकिन काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ, क्योंकि 6,000 रुपए एक साल में आखिर होते कितने हैं अगर आप लोग मोटे मोटे तौर पर बोलकर चलें। इसी के चलते बोला गया कि कम से कम 6,000 रुपए महीना देना चाहिए, ताकि यहां पर 12×72 यानी कि टोटल मिलाकर 72,000 रुपए पड़ जाए यहां पर पूरे साल के अंदर में। तो ये बात बोली गई थी कांग्रेस के द्वारा अपने कैंपेन में, जब इनके द्वारा बातें बोली गई, पर लेकिन उनका दांव पेच जो है वो काम नहीं किया। यहां पर ये 6,000 रुपए वाला मुद्दा आप लोगों को यहां पर देखने को मिला। पीएम किसान मोबाइल ऐप के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली किसके द्वारा बनाया गया है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएगा। ये हमारी कंट्री में 2 मिनिस्ट्री मिलकर काम किया, एक तो एग्रीकल्चर वाले थे यहाँ पर, जिसमें नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है उसके साथ में कोलैबोरेट किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इन दोनों के द्वारा मिलकर यहाँ पर काम किया गया। यानी कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री तो इंप्लीमेंट कर रही है, अब ऐप बनाकर तो कोई टेक्नोलॉजी वाला देगा, अभी तो यानी कि किसान वाली मिनिस्ट्री ऐप भी बनाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये ऐप बनाकर यहाँ पर इस मिनिस्ट्री को दिया गया ताकि ये काम कर सके। इसमें बहुत मुद्दा यहाँ पर ये था कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यानी कोई भी भेदभाव नहीं है। यहाँ पर जो बेनिफिशियरी है वो यहाँ पर चेक किया जाएगा, बस उसके पास में एक तो सिटीजनशिप होनी चाहिए इंडिया की, दूसरा लैंड होल्डिंग पेपर होनी चाहिए कि हाँ उसकी जमीन है, आधार कार्ड होना चाहिए और उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए, बस ये रिक्वायरमेंट है। और इंसान को जो है वो यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है उसका फायदा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो काफी प्रोडक्टिव एक स्कीम आप लोग बोल सकते हैं किसानों के पॉइंट ऑफ से, अगर थोड़ा सा ढंग से इंप्लीमेंट की जा रही है जैसे, और चीजें सही लेवल पर पहुंच रही है, तो कम से कम उन किसानों के जिनके पास में कुछ भी नहीं रहता है, थोड़ा बहुत तो फायदा पहुंचाएगी, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। आप लोग क्या रहे हैं, आप लोगों में से किसी ने परिवार ने इसका फायदा उठाया या फिर नहीं उठाया, और अगर उठाया तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कि फायदेमंद स्कीम थी, या फिर आप लोग कुछ और इसके बारे में बोलना चाहते हैं, तो आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। तो ये पूरा एक आर्टिकल था यहाँ पर इसके बारे में। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। तो बता सकते हैं, अगर सही लगा है तो बताइएगा थम्स अप देकर, वरना आप लोग बता सकते हैं अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। पूरा एक पर्टिकुलर ये टॉपिक आप लोगों का कवर हो चुका है यहाँ पर, जो कि काफी इंपोर्टेंट, डायरेक्ट प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से, और इसी के साथ में जीएस पेपर 3 के अंदर भी आप लोगों से यहाँ पर टॉपिक कवर हो सकता है। तो ये था पूरा टॉपिक। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये काफी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहां पर बोल सकते हैं डिफेंस के लिए। अगर आप लोग एनडीए, सीडीएस या फिर किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन यहां पर पूछ लिए जाते हैं। बात करेंगे यहां पर मिलान एक्सरसाइज के बारे में। तो ये जो एक्सरसाइज है काफी इंपॉर्टेंट तरीके से यहां पर हमारी कंट्री में पीआईबी के द्वारा भी कवर की गई पूरे डिटेल में। और ये जो एक्सरसाइज है इसका एक लंबा प्रोसीजर यहां पर चलने वाला है। लंबा प्रोसीजर क्यों बोला, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ये 2 चरण में आप लोगों को कंप्लीट होती नजर आएगी। ये लगभग 9 दिन तक एक्सरसाइज चलने वाली है। पहले 25 से लेकर 28 तक यहां पर ये चल रही है, और दूसरा यहां पर ये 1 से लेकर 4 मार्च तक चलेगी। पहले तो ये बेसिकली तट पर आप लोगों को देखने को मिलेगी जमीन के ऊपर, और फिर उसके बाद में ये सी फेज इसका चलेगा जो कि 1 तारीख से यहां पर स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं एक काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज जो है ये विशाखापट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिल रही है, जिसको सिटी ऑफ डेस्टिनी भी आप बोलते हैं यहां पर, ठीक है। तो ये कई बार ऐसी छोटी छोटी चीजें आप लोगों से एग्जाम में बोल दी जाती है कि बताइए सिटी ऑफ डेस्टिनी क्या है। और ये एक्सरसाइज इसलिए भी इंपॉर्टेंट यहां पर हो गई है क्योंकि वैसे 2020 में होनी थी, पर लेकिन 2020 में कोविड-19 ने एक्सरसाइज तो दूर की बात है वहां पर लोगों को हिलने भी नहीं दिया, तो अभी यहां पर 2022 में फिर इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट और काफी बेहतरीन एक्सरसाइज देखने को मिलती है यहां पर, जो कि हमारे देश में इंडियन नेवी के द्वारा स्टार्ट यहां पर की गई थी। अगर इस एक्सरसाइज के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊं तो यहां से क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि एक्सरसाइज स्टार्ट कब की गई थी। तो स्टार्ट की गई थी यहां पर ये 1995 में, और यहां पर उस टाइम पर ये अंडमान एंड निकोबार कमांड के द्वारा इसको कंडक्ट कराया जाता था। और ये बाय एनुअल यानी कि एक तरीके से 2 साल में एक बार कंडक्ट कराई जाने वाली एक्सरसाइज थी। पर लेकिन ऐसा भी होता है कई बार कि इतना टाइम नहीं मिल पाता है कोई ना कोई रीजन की वजह से, तो 2 बार इसको कंडक्ट नहीं कराया, सॉरी 4 बार इसको कंडक्ट नहीं कराया गया। 1995 से स्टार्ट होगी, पर लेकिन 4 बार यहां पर टाइम नहीं मिला इसको कंडक्ट कराने का। आखिर वो 4 बार जो टाइम नहीं मिला तो वो क्यों नहीं मिला और क्या क्या मुद्दे रहे, उसके बारे में थोड़ी बातें आप लोग बताऊंगा, जिसके बेस पर आप लोग चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि ये वो चीजें होती हैं जो कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में आप लोगों से पूछ ली जाती हैं। 2001 में नहीं हुई, 2005 में नहीं हुई, 2016 में नहीं हुई और 2020 में नहीं हुई। 2020 में मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कोविड-19 की वजह से ये एक्सरसाइज कंडक्ट नहीं कराएगी। 2001 और 2 में ये इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू की वजह से यहां पर नहीं हुई। अब ये क्या होता है इसके बारे में भी बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। 2016 में यहां पर किसकी वजह से नहीं हुई, यहां पर बेसिकली उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। 1 सेकंड, 2001 में और 2016 की बात की जा रही है। 2001 में और 2016 में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू की वजह से नहीं हुई, और 2005 में आप लोगों को पता है 2004 में सुनामी आई थी, सुनामी की वजह से यहां पर ये चीजें देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से यहां पर ये हो गया, ठीक है। तो 2004 में सुनामी की वजह से, 2020 में कोविड-19 की वजह से, और 2001 में और 16 में ये इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू की वजह से। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू क्या होता है बेसिकली, ये एक तरीके से एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो कि इंडियन नेवी के द्वारा होस्ट की जाती है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देखिए दिखाने की कोशिश की जाती है कि हमारी नेवी में कितनी पावर है। नॉर्मली अगर मैं आप लोगों को बोलूं
हमारी आर्मी होगी, एयरफोर्स होगी, इसी के साथ में दूसरी जो सारी सेना है, पैरामिलिट्री फोर्स होगी, वो 26 जनवरी पर अपनी ताकत दिखा देती है। ठीक है, एक तरीके से जब हम लोग गणतंत्र दिवस की परेड करते हैं इंडिया गेट के ऊपर में, पर लेकिन यहाँ पर इनको अपनी ताकत दिखाने का मौका जो है ऐसी ऐसी जगह मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो 2016 में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू हुआ, उस टाइम पर यहाँ पर प्रेसिडेंट जो साहब थे उनके द्वारा इसको रिव्यू किया, तो ये वाली एक्सरसाइज देखने को नहीं मिले। याद रखिएगा 2006 में यहाँ पर बेसिकली एपीजे अब्दुल कलाम सर जी के द्वारा भी यहाँ पर इसको एक तरीके से जो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू है, ये फ्लीट रिव्यू बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं फ्लीट ऑफ इंडियन नेवी, जो यहाँ पर रिव्यू किया था कि हमारी इंडियन नेवी के हाथ में क्या पावर है, तो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसके चलते आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रख सकते हैं। ये ऐसी एक्सरसाइज है जो कि ऐसा नहीं है कि बस इंडिया यानी कि हमारे देश के साथ में कनेक्ट है, तो इसलिए इसके बारे में कई सारी इंपोर्टेंस जो है चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए, जिससे क्वेश्चन भी कई बार बन जाता है। क्या क्या जो ये एक्सरसाइज है, ये काफी कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक कंट्री से पार्टिसिपेट करती है। अगर आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, स्टार्ट की गई थी यहाँ पर 1995 में। ठीक है, स्टार्टिंग में इसमें इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड इंडिया के साथ में पार्टिसिपेट कर रही थी, 4 कंट्री। फिर आगे चलकर इसमें 2014 में 18 कंट्री जुड़ गई यहाँ पर, और अभी यहाँ पर 2022 में जो एक्सरसाइज होने जा रही है इसमें लगभग 40 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ग्रांड स्केल की ये एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिल रही है, एक काफी ह्यूज स्केल पर यहाँ पर पहुंच गई। इंडिया का जो टारगेट है यहाँ पर कैसे लुक ईस्ट पॉलिसी को हम लोग को इंप्लीमेंट करना है, यानी कि जैसे हमारा देश है, ठीक है, तो हमारे देश से इस साइड में अगर आप लोग जाएंगे तो ईस्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ईस्ट की साइड में जो भी कंट्री है तो उनके साथ में हमारी कनेक्टिविटी बढ़ानी है। तो लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत यहाँ पर काम किया गया, ताकि लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट किया गया और फिर फोकस किया गया। सागर जो स्कीम हमने कई बार डिस्कस किए, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दिस रीजन। इन दिस रीजन मतलब इंडियन ओशियन रीजन। तो यहाँ पर हमारी कंट्री की नेवी के पास में इतनी पावर होनी चाहिए कि आसपास के जो भी छोटे मोटे देश हैं उनको हम लोग इस लेवल पर सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि कल को उनको कोई दिक्कत आ जाए तो इंडिया को बोल सकेंगे भाई साहब हमको थोड़ी दिक्कत आ रही है, यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करा दो, और इंडिया बिना झिझके बिना कोई टेंशन के उनको सपोर्ट प्रोवाइड करा सके। इसलिए जो थीम भी रखी गई है वो काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर कॉमरेडरी, कोहेशन और कोलैबोरेशन, इनकी इसका मतलब होता है भाईचारा, इसके साथ में सामंजस्य और सहयोग, मिलजुल कर नहीं कहते, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, वो वाली बातें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो मिलकर यहाँ पर काम किया जा रहा है, और बाय एनुअल हर 2 साल में एक बार ये एक्सरसाइज आप लोग को देखने को मिल जाती है। एक और क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछ जाते हैं कि जैसे इंडियन नेवी की मैंने बताया विशाखापट्टनम कमांड के द्वारा इसको कंडक्ट कराया जा रहा है, तो इसके अलावा इंडियन नेवी में टोटल मिलाकर कितनी कमांड है, तो टोटल मिलाकर आप लोगों को यहाँ पर 4 कमांड नॉर्मली देखने को मिल जाती है इंडियन नेवी की। एक कमांड आप लोगों को देखने को मिलेगी मुंबई के अंदर में, ठीक है, जिसको हम लोग वेस्टर्न नेवल कमांड बोलते हैं। याद रखिएगा, इसको वेस्टर्न नेवल कमांड के नाम से हम लोग पुकारते हैं। दूसरी कमांड आप लोग को देखने को मिलेगी कोच्चि के अंदर में, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगी कोच्चि के अंदर में, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली सदर्न नेवल कमांड। तो ये हो गई सदर्न नेवल कमांड, ठीक है। तीसरी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं ईस्टर्न नेवल कमांड, ये आप लोग को यहाँ पर बेसिकली आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगी, जिसको आप लोग ईस्टर्न नेवल कमांड बोलते हैं। और एक को बोलते हैं हम लोग अंडमान एंड निकोबार कमांड, जो कि आप लोग को पोर्ट ब्लेयर में यहाँ पर देखने को मिलेगी, अंडमान निकोबार वाले रीजन में। तो 4th कमांड आप लोग को यहाँ पर नजर आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो कमांड है, ये 4 कमांड आप लोग को देखने को मिलती है इंडियन ओशन की, जो मैंने मोटे तौर पर आप लोग को बता रखा है 7.5 जो एक तरीके 7,500 किलोमीटर की जो हमारी रेखा है इंडियन ओशन रीजन की, जिसमें टोटल मिलाकर 9 राज्य आप लोग को देखने को मिलते हैं। तो उनको प्रोटेक्ट करने का काम यहाँ पर इसके द्वारा किया जाता है। कल को चलकर कोई भी दुर्घटना देखने को नहीं मिले तो उसको यहाँ पर कैसे सेव करना है चीजों से, तो ये हमारा पूरा टारगेट रहता है। आई होप कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी और कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा इसको लेकर, ठीक है। तो बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर कोई भी डाउट होगा तो बताइएगा जरूर, उस डाउट को जो है अच्छे से दूर किया जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिल सकती है। कैपिटल मार्केट जीएस पेपर 3 के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर ये जो बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस के अंदर काफी डिटेल में ये टॉपिक यहाँ पर कवर किया गया, तो इसके साथ में आप लोग अच्छे से कनेक्ट भी कर पाएंगे। बातें क्या क्या है, एक एक बातें मैं आप लोग को बता देता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, अगर आज की डेट में कोई भी कंपनी है, अगर आप लोग कोई कंपनी बनाना चाहते हैं, आप लोगों ने एक कंपनी बनाई, स्टार्टिंग में आप लोगों ने इसको स्टार्ट किया, तो आप लोग उसके पूरे मालिक होते हैं। 100% शेयर जो होते हैं वो आप लोगों के पास में होते हैं। कल को चलकर आप लोग को पता चला यार कंपनी के शेयर तो पूरे मेरे पास में, पर लेकिन कंपनी को मार्केट में उतारना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा पैसा चाहिए, जिसके चलते पता चला टेक्नोलॉजी हम लोग को इसके अंदर इंप्रूव करनी है, इसका एरिया जो है वो और ज्यादा हम लोग को कवर करना है, इस तरीके से लेकर चलना है, और भी बहुत सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो बेसिक मुद्दा यहाँ पर ये हो जाता है कि हम लोग एक तरीके से सर्च करने लगते हैं कैसे मार्केट में चीजों को सही पैटर्न में हम लोग को लेकर चलना है, ठीक है। तो उसी के चलते सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो अभी यहाँ पर उसी के चलते हमारी कंट्री में 2 तरीके से चीजों को डिवाइड किया जाता है। एक तो होती है प्राइवेट कंपनी, जिसमें सारा पावर जो होती है वो प्राइवेट ओनर के हाथ में होती है, और एक होती है गवर्नमेंट कंपनी, जिनको आप लोग पीएसयू बोलते हैं। नॉर्मल तरीके से इनको क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो दूसरा पीएसयू होता है जिसमें गवर्नमेंट के हाथ में मैक्सिमम शेयर होल्डिंग होती है। तो ये काम गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। तो गवर्नमेंट को अगर पैसे चाहिए कल को, तो वो क्या करती है, वो यहाँ पर बेसिकली उसमें डिसइन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देती है।
डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब आप लोगों के पास में मान लीजिए गवर्नमेंट के पास में एलआईसी के जैसे कितने परसेंट शेयर हैं, 100% शेयर हैं। अभी जब इसके पहली बार यहां पर ये मार्केट में इसके शेयर उतारते हैं कि हाँ हम लोगों को 5% शेयर जो है वो बेचने हैं, तो इसका मतलब हो गया इन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। और फर्स्ट टाइम जब शेयर उतारा जाता है उसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ बोला जाता है। तो अभी यहां पर एलआईसी के आईपीओ लाने की मार्केट में बातें की जा रही है जिस तरीके से, तो इसके चलते यहां पर एलआईसी के मार्केट में जैसे ही ये आईपीओ निकाले जाएंगे तो गवर्नमेंट को अच्छा खासा पैसा मिलेगा। तो ये पूरा प्रोसीजर देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि 5% जो शेयर है गवर्नमेंट ने प्राइवेट के हाथ में दे दिए। अगर ये 5% जो है ये आगे चलकर फिर लगा गवर्नमेंट को और पैसे चाहिए, उसने अब यहां पर लगाकर उसने 40% दे दिए, यानी कि 45% शेयर उसने क्या किया मार्केट में दे दिए। आगे और मन किया उसने इसके 6% और मार्केट में दे दिए। अगर 50% से ऊपर चला गया, ये यहां पर आकर अगर स्टॉप नहीं लगा, तो फिर ये जो आईपीओ निकालते निकालते जो यहां पर कंडीशन पहुंच चुकी है, अब यहां पर 50% से ऊपर जाते ही ये प्राइवेट के हाथ में चलेगी पूरी कंपनी को, क्योंकि जिसके पास में 51% शेयर हो जाएंगे वही कंपनी यहां पर मार्केट के ऊपर राज करने वाले, बेसिक मार्केट के ऊपर नहीं सॉरी, वही कंपनी जो है प्राइवेट के हाथ में चली जाएगी और प्राइवेट वाले उसके ऊपर राज करने वाले हैं। मतलब क्या हो गया, अब सारी डिसीजन मेकिंग जो रहेगी वो प्राइवेट के हाथ में रहेगी। अब ये कंपनी प्राइवेटाइज हो चुकी है, ऐसा पूरा प्रोसीजर रहता है। हालांकि गवर्नमेंट के भी शेयर है पर लेकिन डिसीजन मेकिंग इनके जो निर्णायक जो क्षमता हो गई है वो प्राइवेट वालों के हाथ में चली गई है, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। यानी कि अगर आप लोग 50% से ज्यादा अपने शेयर बेच देते हो तो इसका मतलब यह है कि कंपनी जो है अब प्राइवेटाइज हो चुकी है। ये मुद्दा आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो ये बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी आप लोग को रखनी है, कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। अगर किसी को अपना आईपीओ निकालना है तो वो किसके पास में जाता है, वो सेबी के पास में जाता है। इसको बोलते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी के यहाँ पर इनके पापा इन सब चीजों को देखते हैं कि क्या सही चल रहा है क्या गलत चल रहा है। तो आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है यहाँ पर वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड के अंदर जाकर रजिस्टर कराते हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया जो कि 100% शेयर होल्डर है कि 5% जो है यहाँ पर ये अपने शेयर होल्डिंग बेचेगी, जिसको बेचने के बाद में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 60,000 करोड़ रुपए यहाँ पर इनके खाते में दर्ज हो जाएंगे। तो इनके द्वारा ये टारगेट रखा गया है। एलआईसी वही कंपनी है जिसमें आप लोग इंश्योरेंस कराते हैं और 1956 में यहां पर ये याद रखिएगा बेसिकली सेटअप की गई थी और एक तरीके से इंश्योरेंस सेक्टर में काफी बड़ा एरिया आप लोग इसको बोल सकते हैं। आईपीओ जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया यहां पर इसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आप लोग बोलते हैं। तो एक तरीके से प्राइवेट के तरीके से यहां पर चलना, प्राइवेट के हाथ में चीजें प्रोवाइड कराना फंड इकट्ठा करने के लिए ताकि और अच्छे लेवल पर चीजों को यूटिलाइज किया जा सके। तो आईपीओ जो है कंपनी को बेसिकली लिस्ट करा देते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में। तो फॉलोइंग द आईपीओ द कंपनी इज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। हमारी कंट्री के अंदर में जो बीएसई है और एनएसई है उसके अंदर यहां पर स्टॉक एक्सचेंज में इनको यहां पर बेसिकली दर्ज करा दिया जाता है। और जैसे यहां पर ये मार्केट के अंदर जाती है तो फिर यहां पर सेल परचेज का जो मुद्दा स्टार्ट होता है तो शेयर स्टॉक और बॉन्ड्स वगैरह इनमें ही फिर बातें होने लगती है, यानी कि फिर यहां पर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आप लोगों को देखने को मिलने लगता है। लिस्टेड कंपनी जो होती है वो यहां पर एक तरीके से रेस करते सकती है यहां पर शेयर जो होते हैं कैपिटल ग्रोथ एक्सपेंशन के लिए, फ्यूचर के लिए। तो इसी के चलते यहां पर फॉलो एक तरीके से क्या करती है, फॉलो ऑन द पब्लिक ऑफरिंग। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ऐसे ऐसे यहां पर मार्केट में इसके और भी शेयर्स फिर आते रहते हैं, जिसके चलते यहां पर पूरा प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। और सारी चीजें जो होती हैं वो सेबी की अध्यक्षता में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में आप लोगों को पूरा प्रोसीजर जो है वो होता हुआ नजर आएगा। सारी जो भी यहां पर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो यहां पर देनी पड़ती है, जैसे कि यहां पर एक तरीके से प्रमोटर कौन है, किसने कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, क्या क्या फाइनेंशियल इसका डिटेल्स है, ऑब्जेक्ट है क्या है मनी उठाने का, और क्या क्या टर्म ऑफ इश्यूज है। यानी कि मान लीजिए कल को चलकर मैं आप लोगों को बोलने लगूं कि इस पर्टिकुलर कंपनी में आप लोग जाकर इन्वेस्टमेंट करो, आप लोग बोलोगे भाई पहले ये तो बता दो कि यहाँ पर ये कंपनी की कंडीशन कैसे है, पता चला वो दिवालिया निकलने वाला है कि आप लोगों ने तो पैसे लुटवा दिए हमारे, ठीक है। तो प्रॉपर उसकी एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर रहेगी मार्केट के अंदर में, वो पूरा ओपन रहेगा, उसके बारे में कुछ भी चीजें छुपी नहीं रहेगी। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो यहाँ पर चीजें आराम से निकाल के ला सकता है। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि स्टैब्लिश की गई थी 1992 के अंदर में, जो कि यहां पर इन सब चीजों को देखने को मिलती है। और स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है कि कानून के द्वारा एक बेसिकली एक एक्ट पास कर यहां पर बनाई गई। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट ये 1992 का आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग यहां पर इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। तो कल को कोई भी कंफ्यूजन आप लोग को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये अलाउ करेगा इन्वेस्ट एक तरीके से इन्वेस्ट करने के लिए आईपीओज में। तो एक तरीके से जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल जो एक तरीके से बायर है, यानी कि मान लीजिए अब आप लोगों को यहां पर इसको खरीदना है जाकर आईपीओ को, तो आप लोग यहां पर आईपीओ खरीद सकते हैं। यहां पर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आ सकते हैं, म्यूचुअल फंड, कमर्शियल बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनी और पेंशन फंड। तो यहां से जाकर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट मिल सकता है, क्योंकि इनके पास में बेइंतहा पैसा आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो ये अपना अपना पैसा लाकर यहां पर लगा सकते हैं। बेसिकली क्यूआईबी क्या होते हैं यहां पर, एक तरीका जिसे बोला अभी यहां पर क्या बोला गया, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। तो
तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर जो है एक्सपर्टीज और इसी के साथ में फाइनेंशियल जो कैपेसिटीज इनके पास में देखने को मिलेगी, जो यहाँ पर कैपिटल मार्केट के अंदर यहाँ पर चीजों का इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसको कैसे करना है वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पर निकल कर आती है। तो एक तरीके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ये होते हैं, यानी कि जिनको नॉलेज होती है इसके बारे में। अब ये तो ये हो गए, आप लोग बोलोगे हम कहां करेंगे, आप लोगों के लिए भी यहाँ पर प्रोविजन है। इंडिविजुअल यहाँ पर 2 लाख तक का अगर बेसिकली इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो उसको रिटेल इन्वेस्टर बोला जाता है, ठीक है। आप लोग 2 लाख तक अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप लोगों को रिटेल इन्वेस्टर बोल दिया जाएगा। पर लेकिन अगर 2 लाख से ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर जो है अगर 2 लाख से ऊपर जा रहे हैं तो उसको हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए भी यहाँ पर, यानी कि हर एक इंसान जो है मार्केट में वो चाहे तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है अपनी कैपेसिटी के बेस पर। कंपनी जो है वो यहाँ पर बेसिकली आईपीओ के साथ में आएगी, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन आएगा, वो सेबी आएगी। क्यों? क्योंकि पता चला किसी कंपनी को मार्केट में लेकर आएगा, जैसे पेटीएम आ गया अभी, इसी के साथ में जोमेटो आ गया था मार्केट में, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे यहाँ पर ये होता है कल को चलकर ये मार्केट में तो आ गए, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए पेटीएम आया तो पेटीएम के बारे में बात की, और जब जोमेटो आया मार्केट में तो हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर इनके शेयर काफी ज्यादा हाई चल रहे थे। पर लेकिन जैसे कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शन हटनी स्टार्ट हो गई, इनके जो शेयर है वो डाउन होने स्टार्ट हो गए। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि पता चला हाई लेवल चल रही है काफी ज्यादा यहाँ पर, अब फिर लो लेवल पर चीजें आ गई। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि सेबी जो है वो चीजों को देखते हैं कि पता चला फेक बातें तो बोलकर नहीं आ गया कोई यहाँ पर, क्योंकि जनता के पैसे लग जाएंगे इसमें। अब जनता के पैसे लग जाएंगे, कल को उसके शेयर नीचे जाएंगे, जनता बोलेगी हम तो बर्बाद कर दिया। तो सारी चीजें उसके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में चेक की जाती है कि कल को कोई भी इश्यू यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिल जाए कि पता चला उनके द्वारा जो भी पैसा लगाया गया था वो पैसा डूब गया यहाँ पर। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो सारी चीजों को यहाँ पर देखती है, ऊपर से इसके ऊपर नजर रखती है ताकि इसके अंदर कोई घपलतबाजी चलती हुई नजर न आए। तो इतनी बातें आप लोग की समझ में आ गई। ये सारी बातें वो बातें हैं जो कि आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर अगर कल को आप लोगों को भी इन्वेस्टमेंट करना है कहीं पर, कि आप लोगों को लगे यार थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, थोड़ा सा पैसा कमा लेते हैं, तो ये सारी चीजें अगर आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर रहेंगी तो आप लोग इन चीजों को समझकर इन्वेस्टमेंट भी अच्छे लेवल पर कर पाओगे, ठीक है। तो ये थी बेसिक चीजें। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। अगर आई है तो थम्स अप देकर आप लोग बता सकते हैं, वीडियो को लाइक कर। अगर नहीं आई है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं कि क्या डाउट रहा जिसको क्लियर किया जाएगा। तो ये इस तरीके से पूरा टॉपिक था जो कि यहाँ पर एलआईसी के बारे में मैंने आप लोगों से बातें की, ठीक है। देखते हैं क्या क्या चीजें हम लोगों ने यहाँ पर कवर की इसके अंदर में। सबसे पहले काफी इंपोर्टेंट हम लोगों ने एक मोटिवेशनल कोट देखी। आई होप कि इससे आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट जरूर आया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक था वो एक इंपॉर्टेंट डे था हमारा, जिसमें जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे के बारे में, और उसी के साथ में मैंने आप लोगों से यहाँ पर बातें की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, और 5वां और 10वां गोल आप लोगों को बताया। इसकी थीम क्या है वो भी मैंने आप लोगों से डिस्कस की, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। दूसरा हम लोगों ने यहाँ पर वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे के बारे में बात की, तो ये 1 जो मार्च को सेलिब्रेट किया था, इसकी थीम क्या है वो भी हम लोगों ने काफी डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने काफी डिटेल में यहाँ पर बेसिकली कवर किया, जिसमें फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस क्या है। एक यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ पर बताया, अच्छे लेवल पर पूरा टॉपिक कवर कराया, किस किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं, इसके अंदर कमेटी क्या क्या है यहाँ पर, इसी के साथ में शुगर कैन के लिए क्या मुद्दा है, और यहाँ पर नॉर्मल फसल के लिए क्या मुद्दा है, कौन कौन सी क्रॉप के लिए एमएसपी दिया जाता है, और यहाँ पर क्या क्या इसके बाई प्रोडक्ट है, डिटेल में टॉपिक कवर किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पीएम किसान के बारे में समझा, डिटेल में देखा क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन तरीके के किसान होते हैं, क्या इसका बेसिक पर्पज है, ऑब्जेक्टिव किस तरीके से है, और क्या यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं और किसके लिए कौन इंप्लीमेंट करता है, ये सारी बातें देखी। मिलान एक्सरसाइज के बारे में काफी इंपॉर्टेंट चीजें देखी, कहां से इसको निकाला गया है, इसके बारे में पहले बातें जानी डिटेल में हम लोगों ने। फिर यहाँ पर ये देखी कि किस तरीके से चल रही है और उसकी थीम क्या है, वो भी हम लोगों ने काफी डिटेल में समझी, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा हम लोगों ने नेक्स्ट यहाँ पर बात की आईपीओ के बारे में, जो बेसिकली अभी आईपीओ निकल कर आए, क्या क्या डिसइन्वेस्टमेंट होता है, प्राइवेटाइजेशन में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया। बेसिकली सेबी क्या काम करती है, कैसे कैसे चीजें निकाली जाती हैं, और आईपीओ मार्केट में आकर आप लोग क्या ले सकते हैं इसको या नहीं, आप लोगों की क्या क्या बेसिकली चीजें हैं, वो सारी बातें मैंने कवर की आप लोगों की। तो कोई भी डाउट आप लोगों को अब इसका नहीं होना चाहिए। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने टकटकी लगाकर इस लेक्चर को देखा होगा। यस या फिर नो बताइए, अगर हाँ तो बताइए, अगर ना तो नहीं बताइए। और फिर से मैं वही बात बोलूंगा कि जैसे आप लोग वीडियो को कंप्लीट करते हैं, तो वीडियो कंप्लीट होने के बाद में 2 मिनट आंख बंद कर रिव्यू किया कीजिए, अपनी बेसिकली चीजों को रिकॉल करने की कोशिश किया कीजिए कि जो जो मैंने पढ़ाया उसमें से कितनी चीजें आप लोग की याद है और कितनी चीजें आप लोग की याद नहीं है। तो इसका मतलब आप लोग देख पाएंगे आप लोग की प्रोडक्टिविटी कितनी है लंबे समय तक अगर याद रखना चीजों को चाहते हैं तो, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर CACP क्या है, इसके बारे में आप लोग को बताना है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, कौन सी कमेटी के द्वारा फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस रिकमेंडेशन किए गए थे, हमारे देश में सबसे ज्यादा है जो शुगर कैन प्रोड्यूस करने वाले राज्य कौन से हैं, ये बताना है। पीएम किसान किस मिनिस्ट्री के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में सिटी ऑफ डेस्टिनी किसको बोलते हैं, ये आप लोगों को बताना है। थीम क्या थी यहाँ पर मिलान एक्सरसाइज की, और LIC को कब यहाँ पर बेसिकली बनाया गया। ओके, इनके आंसर जो है पीडीएफ में मिल जाएंगे वैसे आप लोगों को, और वरना कल तक आप लोग वेट कर सकते हैं इनका, फिर रिवीजन करा दूंगा कल इनका, जैसे कि अब हम लोग यहाँ पर लास्ट डे का रिवीजन करेंगे। अभी हम लोगों ने बात की थी G20 ट्राइबा के बारे में, बहुत डिटेल में पूरा टॉपिक मैंने कवर किया था
किस किस को याद है ट्राइको में कौन कौन आता है बताइए। कौन सी मिनिस्ट्री है यहाँ पर, इसके बारे में आप लोगों को बताना है, जिसके द्वारा स्कॉलरशिप के बारे में बात की गई थी, ताकि हमारे कंट्री में जो बच्चे पढ़ना लिखना छोड़ चुके हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके। ये कैसी स्कीम थी यहाँ पर, जिसको हम लोग ने नेशनल मीन कम मेरिट स्कॉलरशिप बोला। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी या फिर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, ये बताना था। जूनाइल के बारे में बातें की थी, इसके बारे में आप लोगों को बताना था एयर कितनी एज होती है यहाँ पर। और एक टर्म भी मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी जिसका मतलब होता है इनकेपेबल ऑफ डूइंग हार्म, यानी कि एक ऐसा बच्चा जो कि यहाँ पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है और एक तरीके से उसके ऊपर आरोप लगा दिया कि ऐसी हरकतें कर रहा है, तो उसको समझना बेसिकली। इसी के साथ में एक पर्सन जिसके बारे में आप लोगों को बताना था यहाँ पर क्या आएगा, इलिटरेट आएगा या फिर नॉन लिटरेट आएगा, तो ये आप लोगों को बताना था। डिटेल में डिस्कस किया था मैंने, एक बार और बता दूंगा थोड़ा सा। हमारी कंट्री के अंदर में न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के बारे में बात की थी, तो कब से कब तक का इसका टारगेट है ये आप लोगों को बताना था। OTLES या फिर NIOS क्या था जिसके द्वारा ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया जा रहा था। तो काफी डिटेल में सारी बातें वो हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं। तो एक बार हल्का सा रिव्यू करा देता हूं ताकि आप लोग इसको याद भी कर सके, और अगर याद नहीं आ रहा है तो रिवाइज कर लेना एक बार जाकर, ताकि चीजें लंबे समय तक याद रख सकें। सबसे पहले G20 ट्राइका का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक वो कंट्री जो कि एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुकी है ऑलरेडी, यार एक वो कंट्री जिसकी एक्सरसाइज हो रही है और एक वो कंट्री जो आगे एक्सरसाइज कंप्लीट कराएगी। यानी कि यहाँ पर G20 की जो मीटिंग है एक तो कंप्लीट करा चुकी है, एक अभी चल रही है और एक आगे कराएगी। ये तीनों कंट्री एक साथ आ जाती है तो इसको G20 ट्राइका बोलते हैं। अभी फिलहाल इंडोनेशिया, इंडिया और यहाँ पर बेसिकली इटली, ठीक है। तो इंडोनेशिया, इटली और इंडिया, यानी कि I3 में ट्राइका आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, या फिर I3 भी आप लोग बोल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, चेंज होता रहता है यहाँ पर। अच्छा ये बताइए आगे यहाँ पर इंडिया के बाद में कौन एक्सरसाइज कंडक्ट कराएगा। मैंने 2 कंट्री के नाम आप लोगों को और बताए थे, देखता हूं किस किस को याद है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में आप लोग बात करते हैं तो उसके द्वारा यहाँ पर ये स्कीम इंप्लीमेंट की जा रही है, नेशनल मीन कम मेरिट स्कॉलरशिप, जो कि यहाँ पर एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर की स्कीम वो होती है जो सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, ठीक है। 2008-9 में स्टार्ट किया गया था, अब आगे भी इसको बढ़ाया जा रहा है। जुवेनाइल कौन होता है, जिसकी एज 18 साल से नीचे का बच्चा जो कि कोई ऑफेंस कर देता है, कोई एक तरीके से गलत काम कर देता है, जिसके ऊपर केस चल जाता है, उसको हम लोग जुवेनाइल बोल देते हैं। और हमारी कंट्री में जुवेनाइल जस्टिस प्रोटेक्शन ऑफ द केयर एक्ट है 2000 का, जो कि आगे चलकर चेंज भी किया गया और बोला यह गया था कि 16 से लेकर 18 साल का अगर बच्चा यहाँ पर कोई हरकतें करता है तो उसको एडल्ट की कैटेगरी में भी हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि ऐसी हरकतें अभी यहाँ पर निर्भया केस के टाइम पर 2012 में देखने को मिलती है। तो इसके अंदर अमेंडमेंट भी हमारे द्वारा किया गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। डोली इनकैप के बारे में बात की थी मैंने, डोली इनकैपेक्स, तो ये क्या है, ये एक बेसिकली टर्म है जिसका मतलब होता है इनकैपेबल ऑफ डूइंग हार्म, यानी कि जो नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये टर्म भी अगर कोई आप लोगों से पूछ ले तो ये आप लोग याद रखेगा। इलिटरेट का मतलब ये होता है जो पढ़ नहीं सकता है और लिख नहीं सकता है, पर एक टर्म है जिसका मतलब होता है नॉन लिटरेट। नॉन लिटरेट का मतलब यह है कि उसकी भाषा ही नहीं लिखी गई है, यानी कोई आदिवासी कम्युनिटी का बंदा हो गया, वो कुछ भाषा बोल रहा है, हम लोग समझ ही नहीं रहे क्योंकि कहीं लिखी नहीं उसकी लैंग्वेज, तो नॉन लिटरेट हो गया। कई बार अनसिविलाइज्ड भी हम लोग बोल देते हैं शब्द दूसरा इसके लिए। और एक होता है लिटरेट जो कि पढ़ लिख सकता है, वो लिटरेट होता है। तो तीनों टर्म में आप लोग को डिफरेंस पता होना चाहिए। तो इलिटरेट का मतलब क्या हो गया, जो ना पढ़ सकता है ना लिख सकता है। नॉन लिटरेट का मतलब क्या हो गया, जिसकी लैंग्वेज ही नहीं है, हम लोग समझ ही नहीं पा रहे, उसकी लैंग्वेज कहीं लिखी हुई नहीं है। और एक लिटरेट हो गया पढ़ा लिखा, जो कि यहाँ पर समझदार इंसान आप लोग बोल सकते हैं। हालांकि सारे पढ़े लिखे समझदार नहीं होते हैं, वो आप लोगों को पता ही है, आधे पढ़े लिखे बेवकूफ भी होते हैं, ठीक है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के बारे में अगर बात करते हैं तो ये 2022 से लेकर 27 तक आप लोगों को देखने को मिल रहा है हमारी कंट्री में। इसी के साथ में मैंने बात की थी यहाँ पर ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम, और यहाँ पर इसके साथ में NCERT और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये मिलकर काम कर रहे हैं चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ये सारी वो चीजें हैं जिसके बारे में आप लोगों को बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। और कल को कहीं पर भी कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछे तो क्वेश्चन को लेकर कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। सारी पीडीएफ जो है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाती है, टेलीग्राम पर जाकर आप लोग पीडीएफ यहाँ पर ले सकते हैं, इकट्ठी एक जगह यहाँ पर मिल जाती है, जो भी मैं लेक्चर आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अभी 27, 28, 29, 30 की भी आप लोग यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए, और जो भी लेक्चर लेता हूँ उसकी पीडीएफ आप लोगों के लिए यहाँ पर आ जाती है। कई बार स्पेशल लेक्चर भी आता है, जैसे ज्योग्राफी का एक लेक्चर था यहाँ पर, आज मैंने डाला यहाँ पर, तो प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में हम लोगों ने कई सारी बातें डिस्कस की थी। तो इस तरीके के लेक्चर भी बीच बीच में आते रहते हैं। अगर टेलीग्राम आप लोगों के पास में है तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में पहुंचते रहेंगे, कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं रहेगा। आंसर राइटिंग ग्रुप में आप लोग आंसर लिख सकते हैं जाकर, डेली यहाँ पर क्वेश्चन पोस्ट करता हूं, डेली 2, जिससे आप लोग चीजों को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि एक सही डायरेक्शन में आप लोग की पढ़ाई चलती रहे। तो इसको आप लोग अपनी लाइफ का पार्ट जरूर बना सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर एक और ग्रुप है जिसको एसएलवी पीडीएफ बोलते हैं, यहाँ पर कुछ नोट्स और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को देता हूँ, इसको आप लोग डेली ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर डेली एक आप लोग को बेसिकली वो भी मिलता है यहाँ पर डेली एक आर्टिकल पढ़ने के लिए, जो कि सी सेट में आप लोग को काफी फायदा पहुंचाता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। पीडीएफ के लिए मैंने बताया दिया, वैसे आप लोग टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सारे लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाते हैं, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं वीर तालियान या फिर स्टडी लवर वीर, जाकर आप लोग सर्च कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करना है।
और इसी के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो और कोशिश करो अपने दिन को सही तरीके से स्टार्ट करने की। मेरे साथ में उठ सकते हैं मॉर्निंग में और अपनी जिंदगी को एक सही डायरेक्शन आप लोग दे सकते हैं। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।